हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्मो रेगुलेशन क्या है। थर्मो मीन्स हीट एंड रेगुलेशन मीन्स उसको मेंटेन करना। कैसे ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर की वेराइटीज को मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर कितना वेरी करता है हमें पता है। अगर रेनफॉल हो जाएगी तो टेम्परेचर बदल जाता है। अगर समर वाला सीजन है ड्यू टू हाई रेडिएशन टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इसी वजह से कैसे वो मेंटेन करते हैं हम पढ़ते हैं। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज दैट इनेबल्स द बॉडी टू फंक्शन इफिशिएंटली। ये एक मेंटेनेंस है बॉडी टेम्परेचर की विद इन अ रेंज, एक ऐसी रेंज वाइब करे और अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। द नॉर्मल टेम्परेचर रेंजेस फॉर एक्टिव लाइफ 110 डिग्री सी टू 35 डिग्री सी। एक नॉर्मल जो टेम्परेचर है एक एक्टिव लाइफ मीन्स वो लाइफ जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने सारे फंक्शंस इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके, वो टेम्परेचर है फ्रॉम 10 to 35 डिग्री सी फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दैट टेम्परेचर इन्फ्लुएंस डायरेक्टली अपॉन द मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। टेम्परेचर किस पे अफेक्ट करता है? एक तो मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। सेल की जो मेटाबॉलिज्म होती है और जो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज है, आपने सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उस पे टेम्परेचर का ज्यादा ही कुछ असर होता है, इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करना नेसेसरी है। अब कौन सी एडेप्शंस होती हैं? एडेप्शंस ऑफ प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर। एडेप्शंस प्लांट्स में कौन कौन सी होती हैं? लो टेम्परेचर के लिए ये देखते हैं। लो टेम्परेचर अफेक्ट द फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। इट इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है और जो ट्रांसपोर्ट होती है सॉल्यूट्स की अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो उस पे उसका ज्यादा इफेक्ट होता है। अंडर सम कंडीशंस द प्लांट सेल इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन। अंडर सम कंडीशंस प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स व्हिच प्रिवेंट क्रिस्टल फॉर्मेशन। कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं जहां पे अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो वहां पे क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे वो क्रिस्टल फॉर्म करना शुरू कर देंगे। The low temperature at the level of freezing point cause ice salt formation in the cell. अगर लो टेम्परेचर है इतना है जहां तक फ्रीजिंग पॉइंट है मीन 0 डिग्री सी तक है तो वो सेल में आइस की फॉर्मेशन करवाएगा, क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाएगी। This is avoided by plant inhibiting cold regions by developing freezing tolerance in which the composition of solute of cell is altered in a way that ice crystal are formed in the cell wall rather than the cytosol. फिर वो क्या करते हैं, ऐसे रीजन्स पे वो जाते ही नहीं है जहाँ पे बहुत कोल्ड है। अगर जिन एरियाज में वो रहते हैं वहां पे भी कोल्ड हो जाए तो वो इतना करते हैं कि जो उनकी जो क्रिस्टल फॉर्म हो वो सेल वॉल में बने, साइटोप्लाज्म में नहीं बने, साइटोसोल में ना बने, मींस फ्लूइड में अंदर ना बने। अगर बने तो सेल वॉल में बने, आउटर मेम्ब्रेन में बने। अगर अंदर बनेंगे तो वो फिर ऑर्गेनिजम्स को और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे। The cytosol is super cooled below freezing point without the formation of ice. अगर जी साइटोसोल में ये टेम्परेचर बहुत लो हो जाए तो वहां पे जल्दी आइस की फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि वो सुपर कूल्ड रीजन है हमारा। अगर हाई टेम्परेचर देखें प्लांट्स में is more harmful than low temperature since enzymes are denatured. हाई टेम्परेचर बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में अगर पढ़ा हो एंजाइम वाले चैप्टर में, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू टेम्परेचर। हर एंजाइम की टेम्परेचर कहाँ पे वो एक्टिवेशन करता है और ऑलमोस्ट हाई टेम्परेचर पे ऑल एंजाइम्स आर डीनेचर्ड व्हिच इज डिजास्टर्स फॉर मेटाबॉलिज्म। अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म ही नहीं होगी। द प्रिंसिपल वे टू कूल डाउन द प्लांट in this situation is transpiration, evaporation of water mainly through stomata 840 degrees C or above. Most of the plant cells synthesize heat shock proteins that protect enzymes and other proteins for denaturing due to high temperature. फिर क्या करते हैं, प्लांट्स अप डाउन करने के लिए वाटर रिमूव करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। और ट्रांसपायरेशन किससे होती है? एवापोरेशन ऑफ वाटर स्टोमेटा से होती है। वहां से पानी निकालते हैं और वो थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं। और दूसरी एडेप्शन क्या करते हैं, वो हीट शॉक प्रोटीन्स डेवलप करते हैं।
हीट शॉक मीन्स जो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डेवलप करेंगे जो कि एंजाइम्स को डीनेचर होने से बचाएंगे. In addition to these mechanisms, the plants have some other ways of avoiding overheating, such as shiny cuticle as well as leaf surface area wilting. उनके पास और अदर मैकेनिज्म भी हैं. क्या करते हैं वो? क्यूटिकल, शाइनिंग क्यूटिकल होती है. क्यूटिकल क्या, कौन सी लेयर है जो कि वाटर को प्रिवेंट करती है. इनकी क्यूटिकल शाइनी होती है और सरफेस एरिया इनकी स्मॉल हो जाएगी. अगर सरफेस एरिया स्मॉल हो जाएगी तो पानी इनका कम एवापोरेट होगा और विल्टिंग कर देंगे, सुखड़ जाएंगे. Thermoregulation in animals. Source of body heat gain and heat loss. Organism obtain heat energy from two basic sources, externally and internally. ऑर्गेनिज्म कहाँ से हीट ऑब्टेन करते हैं? या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से करेंगे या इंटरनली करेंगे. एक्सटर्नल हीट इज ऑब्टेन आइदर डायरेक्टली फ्रॉम सोलर रेडिएशन और इनडायरेक्टली बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हिच स्ट्रेंड is harmed by solar radiation, warmed by solar radiation. Externally हम कैसे heat observe करेंगे? Absorb करेंगे by the solar radiation. या तो convection process होगा या conduction process होगा. या आपने physics में पढ़े होंगे दो process, convection and conduction. या environment से करेंगे by the help of solar radiation. Internally कैसे करेंगे? By product of metabolism and muscular contraction. हमारे जो muscles contract करते हैं वो भी heat generate करते हैं और हमारी जो metabolism होती है cells में वो भी heat generate करते हैं. Organisms lose heat by radiation, conduction and convection from their surface and through evaporation of water. Same as अगर वो energy gain भी करते हैं तो lose भी करेंगे रेडिएशन से, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से, फ्रॉम देयर सरफेसेस, या मेनली वाटर एवापोरेट हो जाता है फ्रॉम एक्सपोज्ड एरियाज. हमारे जो एक्सपोज एरिया है वहां से पानी एवापोरेट हो जाता है. अब एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल्स कौन से हैं? Animals can be divided into two categories on the basis of their normal thermal characteristics. Poikilotherms जिसको हम कहते हैं cold blooded and homeotherms that are known as warm blooded. Poikilotherms have temperature are those whose body temperature changes in accordance with the fluctuations of the environmental temperature. Poikilotherms वो animals जिनका एक टेम्परेचर नहीं होता बल्कि उनका टेम्परेचर वेरी करता है जैसे जैसे environmental टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं. All invertebrates, fishes, amphibia and most reptiles falls into this category. Amphibia, fishes are all cold-blooded animals. Homeotherms कौन से हैं? जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सेम टेम्परेचर. Are those animals who have constant body temperature which is independent of environment. उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो या सेम हो, उनका उस पर कोई असर नहीं होगा. However, both of these terms have been discarded because number of poikilotherms maintain a constant body temperature. ये वर्ड्स अब हम यूज नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पोइक्लोथर्म्स पहले हम कहते थे जिनका वेरिएबल टेम्परेचर, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पोइक्लोथर्म्स हैं लेकिन वो अपना कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट द बॉडी टेम्परेचर होम्योथर्म्स इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट. और उस वजह से भी, और दूसरा कि होम्योथर्म्स का जो टेम्परेचर है, जब हमने कहा कि उनका कांस्टेंट टेम्परेचर है लेकिन होम्योथर्म्स का भी ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता. अंडर द सर्कमस्टेंसेस द टर्म पोइक्लोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म. इसलिए अब हम वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स वी यूज मेनली एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. Ectotherms are those animals who absorb heat energy from their environment, for instance, result basking in the sun. Ectotherms कौन से animals है? वो animals जो कि heat energy को environment से absorb करते हैं. They have behavioral means of thermoregulation. Endotherms are those that generate their own heat energy. Ectotherms कौन से हैं? जो कि environment से heat energy absorb करे, और endotherm कौन से हैं? जो कि अपनी energy खुद generate करें. They have physiological as well as behavioral means of thermoregulation. उनके पास functionally and as well as behavior भी means of thermoregulation means उनके पास अपना functional होता है कि वो अपना temperature कैसे maintain करें. And other category is heterotherms that generate heat of varying degrees, so their temperature is kept in wide range. अब third category हमारे पास कौन सी है?
हेट्रोथर्म्स, जिसकी जो टेम्परेचर होता है उसकी वाइड रेंज होती है, मीन ज्यादा रेंज तक होता है। हमारे पास जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है उनकी कम रेंज है, वार्म ब्लडेड की भी कम है। लेकिन अनदर कैटेगरी है जिसको हमने नाम दिया हेट्रोथर्म्स, जिसकी वेराइटी बहुत है, उसमें वेरिएशन टेम्परेचर में बहुत आती है और वाइड रेंज तक होती है। इसमें आते हैं बेट्स, ह्यूमिंग बर्ड्स फॉल इनटू दिस कैटेगरी। अब मतलब क्या है, मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। As discussed earlier, animals regulate their temperature either by their behavior or by behavior as well by their physiology. Animals अपना टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हैं, एक तो बिहेवियर से करते हैं और दूसरी उनके फंक्शन से करते हैं। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। Thus, thermoregulation is of two types, behavior and physiological. Behavior regulation. This regulation involves some behavior mechanisms means exhibited by an animal. For instance, many animals can increase or decrease heat loss by changing their location. इनका जो रेगुलेशन होगा by means of their behavior होगा, वो क्या करते हैं, most of animals increase और decrease टेम्परेचर कैसे करते हैं, वो अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं। They will bask in the sun or warm rock in winter. या तो वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे सन की जो किरणें होती हैं ज्यादा आती हैं, या तो वो किसी रॉक के पीछे छुप जाएंगे जैसे कि विंटर में करते हैं। Find wet cold areas for burrow in summer or migrate to more comfortable climate. समर में क्या करते हैं, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वेट एरियाज है, वो अपने आप को जमीन में डाल देते हैं या तो फिर किसी कंफर्टेबल क्लाइमेट में वो शिफ्ट हो जाते हैं। All ectotherms employ behavior means of thermoregulation. ectotherms क्या थे हमारे पास, जो कि हमारे पास जिनका जो टेम्परेचर था वो मेंटेन नहीं था काफी हद तक, और जो हीट एनर्जी को एनवायरनमेंट से ले रहे थे, दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट, उनका क्या है, बिहेवियर मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन है। अब आता है फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। It involves the regulation of body temperature by some physiological means. It is exhibited by slight change in the blood circulation pattern. वो क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करते हैं, फिजियोलॉजिकल करते हैं, मीन्स वो अपना कोई फंक्शन चेंज कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन वाला थोड़ा पैटर्न चेंज कर देंगे, एंड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी करेंगे। लॉस एंड एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन मसल्स, वो अपने आप को कूल कैसे करेंगे, या तो वो एवापोरेशन करेंगे ज्यादा, और उनकी is one of the characteristic of endotherm. ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, एंडोथर्म की। एंडोथर्म क्या कर रहे थे, वो अपनी जो हीट है वो खुद ही जनरेट कर रहे थे। मींस जो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन है मोस्टली एंडोथर्म्स करते हैं, और बिहेवियरल रेगुलेशन मोस्टली एक्टोथर्म्स करते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स मेन, the basal metabolism of the body generates heat in endotherms including birds and mammals that maintains high body temperature within the range of 36 to 43 degrees C. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, हमारे अंदर हर सेल तकरीबन मेटाबॉलिज्म करता है, मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं टोटल मेटाबॉलिक रेस्ट, टोटल मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं, रेस्ट में अगर आप हैं उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसमें क्या करती है हमारी बॉडी, कुछ टेम्परेचर जनरेट करती है और बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करती है, जो कि हमारे पास होता है 36 से 40 डिग्री सी, 43 डिग्री सी। मैमल्स में होता है 36 to 38, बर्ड्स में होता है 41 to 43। इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर दे हैव टू रेगुलेट द हीट लॉस, हीट कंजर्वेशन ऑल्सो। इस टेम्परेचर की मेंटेनेंस में उनको हीट भी लॉस भी करनी होती है और हीट को बचाना भी होता है। देयर आर टू वेज टू इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, उनके पास दो तरीके हैं कि वो कैसे अपनी हीट को बढ़ा सकते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक हमारे पास होता है, दो उनके पास वेज होते हैं, एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। हम अगर हमारे कोल्ड एरियाज में जाएं या अगर हमारा टेम्परेचर कम हो जाए तो हम शिवर करते हैं, मींस हमें ठंड लगती है, तो वो क्या होगी, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज द हीट by means of increasing contraction of muscle through shivering.
शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जब शिवर करते हैं तो हमारे मसल ज्यादा और हीट वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। On the contrary, non-shivering thermogenesis occurs due to the action of certain hormones. Non-shivering कैसे होगी, कुछ hormones उस पे एक्ट करेंगे। In some mammals, late there is another unique way of thermogenesis due to specialized tissues called brown fat. कुछ एनिमल्स में नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म कैसे होता है, उनके पास थर्मोजेनेसिस कैसे होते हैं, मींस वो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं ब्राउन फैट, जो कि फाउंड इन नेक बिटवीन द शोल्डर, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर लेटर रैपिड हीट प्रोडक्शन। वो हमारे नेक वाली रीजन में पाया जाता है बिटवीन शोल्डर्स, जो कि रैपिड हीट प्रोडक्शन करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नंबर 1 इरेक्शन ऑफ हेयर्स, मींस जो ये हमारे हेयर्स हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, इसको कहते हैं इरेक्शन ऑफ हेयर। ये हमारे कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं। अब अभी विंटर वाला सीजन आए तो आप नोट करना, आपके हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं। Hairs are raised to an almost vertical position due to contraction of erector pili muscles in the skin. हमारे मसल्स में, स्किन में erector pili muscles होता है जो कि हेयर्स को प्रोड्यूस करता है। तो वो जो होंगे वहां से उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और जो हमारे हेयर्स हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। इन फरी एनिमल्स, वो एनिमल्स जो बहुत हेयरी होते हैं, हेयर इन वर्टिकल पोजीशन कैन ट्रैप अ थिक लेयर ऑफ स्टेशनरी एयर नेक्स्ट टू स्किन, ड्यू टू दिस हीट लॉस फ्रॉम द स्किन इज रिड्यूस। इन फरी एनिमल्स में क्या होता है, इतने हेयर्स उनके पास हो जाते हैं, अगर वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाए तो अपनी एक लेयर बना देते हैं, तो स्किन की लेयर थिक हो जाती है, इसलिए उनका हीट लॉस कम हो जाता है। रिडक्शन इन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स स्किन, पहला क्या था, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, अब दूसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड की कमी हो जाती है स्किन पे। द हीट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड ऑल अराउंड इन द बॉडी। इन कोल्ड टेम्परेचर द नैरोइंग ऑफ आर्ट्रियोल और वेसोकंस्ट्रिक्शन occur, so lesser blood is supplied towards the body surface to conserve the body heat. This cooling is more marked in the limbs than in rest of the body. उसमें क्या होता है, जो हमारी हीट होती है, ब्लड हर जगह जाता है तो वो हीट को लेके जाता है, इसीलिए वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। वेसोकंस्ट्रिक्शन मींस जो हमारी आर्टरी है उसका डायामीटर नैरो हो जाएगा, मींस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो ब्लड कम हो जाएगा और इसी वजह से हीट जो होती है इतनी ट्रांसफर नहीं होगी, और ये मोस्टली लिम्स में होती है, हमारी टांगों में या हमारे आर्म्स में होगी, इन रेस्ट ऑफ द बॉडी से। सबक्यूटेनियस फैट accumulation, in mammals fat is stored in adipose tissue below the skin. हमारे एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होते हैं वो। इट इज अ बेड हीट कंडक्टर, सो इट सर्व्स एज मीन ऑफ कंजर्विंग हीट। ये बेड कंडक्टर है हीट का, लेकिन ये कुछ हद तक हीट को कंजर्व करता है। दिस इज पार्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। वो क्या करते हैं, ये जो फैट की एक्यूमुलेशन है ये एक्वेटिक मैमल्स के लिए नेसेसरी है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल लाइक सील्स, व्हेल्स एंड वैलस। However, in terrestrial mammals which remain active in cooler season, fats are primarily stored as reserve food. Cold environment में क्या होता है, mammals में fat स्टोर होता है, लेकिन हीट के लिए नहीं बल्कि फूड के लिए होता है। आपको पता है जब लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो 9.1 किलो कैलोरी देता है, वेयर इज अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है तो वो 4.1 एनर्जी हमें देगा, मींस डबल देता है हमें लिपिड। अब हमने वो पढ़ा था शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जिसमें हमने 3 पढ़ा, इरेक्शन ऑफ हेयर्स, ब्लड कम हो जाता है, और दूसरा अब हमने पढ़ा फैट एक्यूमुलेशन। अब हम पढ़ते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। In cold condition, the muscle tone initially under nervous control tend to rise. जो हमारी मसल टोन होती है, मींस मसल टोन अब क्या होती है, जो हमारे मसल होते हैं पार्शली कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये मसल की टोन है। तो ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है वो राइज हो जाती है। If the cold continues, shivering begins, which generate heat in muscles. अगर कोल्ड ज्यादा हो जाएगी तो शिवरिंग ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी और हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। Under persistent cooler condition, the basal metabolic raised in short term by the secretion of hormone called adrenaline and release of thyroxine.
अब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म में, जो हमारा शॉर्ट टर्म सीक्रेशन होती है उसमें रेज हो जाती है बाय द हार्मोन एड्रेनलिन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो, अगर कोल्ड हमारे पास शॉर्ट टर्म में, तो एड्रेनलिन रिलीज होता है और वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेज करेगा। अगर हमारे पास कोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए मींस कुछ ज्यादा अरसे के लिए, तो थायरोक्सिन रिलीज होता है। ये याद कर ले, शॉर्ट टर्म के लिए एड्रेनलिन रिलीज होगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए थायरोक्सिन रिलीज होता है। अब आते हैं हम बिहेवियर मैकेनिज्म। Behavioral mechanism include moving to warmer location, huddling close together with other individuals in human being, putting an additional cloth। या तो हम किसी के साथ चिपक के बैठ जाते हैं, या तो हम किसी गर्म इलाकों में चले जाते हैं, या तो हम ज्यादा कपड़े पहनते हैं। ये हम मैमल्स में 3 बिहेवियर मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन हॉट एनवायरनमेंट में कैसे होता है? Physiological mechanism. The physiological mechanism involve lowering the hairs which reduce the insulation effect। उसमें क्या था, erection of hairs हो रही थी, अब इसमें क्या होगा, हमारे hairs कम हो जाएंगे ताकि जो हमारा insulating effect है वो कम हो जाए। Also there is reduction in subcutaneous fat in case of, अगर fat accumulation होगा तो heat जो हमारे पास जमा हो जाएगी, लेकिन hot में तो already गर्म इलाके होते हैं इसलिए fat की accumulation नहीं होगी। In case excessive hot temperature, evaporating cooling occurs in most of the mammals by means of secreting sweat from the sweat glands in the skin। अगर कूलिंग हमें चाहिए और हॉट टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो मेमल्स में स्वेटिंग होती है, स्वेट प्रोड्यूस होता है बाय स्वेट ग्लैंड्स जिसको हम कहते हैं पसीना। To promote heat loss, vasodilation of arterioles of skin occurs so more blood flow towards the body surface। ये याद कर लें कि कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वेयर इज हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, हमारे पास वेजो डायलेटेशन होगी ताकि ज्यादा ब्लड जाए और पूरी बॉडी में ये चला जाए। Some mammals that do not have sweat glands in skin or scanty glands in skin perform panting in an efficient method of losing heat from the mouth, tongue and respiratory passage। कुछ mammals क्या होते हैं जिसके पास sweat glands नहीं होते, वो या उनके पास ग्लैंड्स कम होते हैं तो वो पेंटिंग का परफॉर्म करते हैं। मींस वो जो हीट लॉस होती है वो अपनी टंग से करेंगे या माउथ से करेंगे या रेस्पिरेटरी पैसेज से करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेंटिंग। ये किस में होती है, उस मैमल्स में होंगी जिसमें स्वीट ग्लैंड्स नहीं होते। Moreover, the metabolic rate of the body is decreased or heat generated by the body। मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी जिसकी वजह से हीट भी प्रोडक्शन कम होगी। अब बिहेवियर मैकेनिज्म क्या है? बिहेवियर मींस लाइक मूविंग टू कूलर लोकेशन, यूज ऑफ थिन क्लॉथ्स etc आर आल्सो एम्प्लॉयड। या तो हम ठंडे इलाकों में चले जाते हैं या तो हम थिन कपड़े पहनते हैं, इतने स्वेटर्स वगैरह नहीं पहनेंगे। अब ब्रेन का क्या रोल है टेम्परेचर रेगुलेशन में? Hypothalamus is the part of brain which is thermoregulatory center. It is commonly called as thermostat of the body। ये याद कर ले, thermostat of the body is called hypothalamus which has thermoregulatory center। Switching on and off heat loss और heat conservation mechanism, ये तो या तो switch off करेगा या on करेगा, या heat loss करेगा या heat conserve करेगा। The hypothalamus receives impulses from thermoreceptors present in the skin and deep body tissues and it also senses the temperature of blood flowing through the brain। ये इसको कैसे पता चलेगा हाइपोथैलेमस को कि अब क्या करना है? या तो ये रिसेप्टर से सेंस करेगा या जो ब्रेन में हमारे पास ब्लड जाएगा उससे वो टेम्परेचर का अंदाजा लगाएगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। The hypothalamus is set at the particular temperature called set point। हाइपोथैलेमस हमारे पास ऑलरेडी सेट है जिसको हम कहते हैं सेट पॉइंट। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वो बैक टू सेट पॉइंट करेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वो भी तब भी वो बैक टू सेट पॉइंट करेगा। Any change in the body temperature below or above the set point is detected by the hypothalamus and instructions are sent to appropriate organs to bring the temperature back to normal। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए हाइपोथैलेमस को पता चल जाएगा और वो ऑर्गन को अपना रिसेप्टर मींस काम करने के लिए कहेगा कि तुम अपना काम परफॉर्म करो और इस टेम्परेचर को बैक टू नॉर्मल करो। दिस इज complex hemostatic system which is facilitated by feedback mechanism। जब मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक तब मैंने बताया था रिसेप्टर सेंस करते हैं, इफेक्टर
की हेल्प से जाता है मैसेज ब्रेन में, हाइपोथैलेमस वहां से मैसेज रिलीज करेगा और वो ऑर्गन जिसके लिए वो मैसेज है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। The hypothalamus shut down the heat 7 mechanism and facilitate evaporating, cooling, पेंटिंग एंड vasodilation। वो क्या करेगा, कुछ ऐसे कंडीशन जिसमें हॉट टेम्परेचर है या तो वो पेंटिंग करेगा, मींस माउथ रेस्पिरेटरी सिस्टम और टंग से हीट को निकालेगा, या वेजोडाइलेटेशन करेगा मींस आर्ट्रियोल की साइज बढ़ा देगा, ब्लड तेजी से मूव करेगा, या तो एवापोरेशन करेगा। ऑन द कंट्ररी इन कोल्डर टेम्परेचर इट इनहिबिट्स हीट लॉस mechanism or activates heat saving mechanism which facilitating heat generating mechanism। cold areas में वो क्या करेगा, ऐसे regions को या ऐसे mechanism को एक्टिव करेगा जो कि हीट को कंजर्व करेंगे, या हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म रेट हमारा बढ़ जाएगा ताकि हमारा जो हीट है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फीवर और पायरेक्सिया। इट इज डिफाइंड एज बॉडी टेम्परेचर अबव सेट पॉइंट, एग्जांपल 98 डिग्री सी फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सी सेंटीग्रेड में। इट वुड बी रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन। ये या तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, या तो किसी इन्फेक्शन ना भी हो तब भी फीवर हो सकता है। द फीवर इन केस ऑफ इन्फेक्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। अगर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो मींस जो मैक्रोफेजेस हमारे बॉडी में आए हैं वो एक्टिव कर रहे हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। which release pyrogen to raise the body temperature to inhibit the growth of pathogenic organism। उसमें क्या होगा, हमारे अंदर जो पायरोजेंस है, पायरोजेंस एक ऐसे हमारे पास केमिकल्स होते हैं, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है और हमें अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो ये क्या करेंगे, उस जाएंगे देखेंगे कहाँ हुआ है और उस ग्रोथ को जो कि पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया है उसको इनहिबिट करेंगे और उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम